हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हानु ग्लोबल स्टडीज़ पर। और मैं गौरव सिंह आपके साथ। आपने मुझे पहले भी हानु ग्लोबल स्टडीज़ के मंच पर देखा होगा। मैं आपको पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ाता हूं। और मैं आपको आज, क्योंकि हम लोग फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहे हैं यूकेपीएससी का, ठीक है। 15 जून को हमारा फाउंडेशन कोर्स जो है वो लॉन्च हो रहा है। कब हो रहा है? 15 तारीख को। तो 15 जून को फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो रहा है। उससे पहले हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे और कैसे कैसे चीज़ें होंगी, आपको डेमो क्लासेस भी अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। आप चाहें तो दिए गए नंबर्स पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हम आपको लास्ट में भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। साथ ही मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं कि मैं गौरव सिंह, ठीक है जी, और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं हिस्ट्री में, और वर्तमान में पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूं, ठीक है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स रहा हूं, ठीक है। अभी भी यूपीएससी का एस्पिरेंट्स हूं, ठीक है। क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती, और जब तक आप जीते हैं तब तक आप सीखते ही रहते हैं। और मेरा मानना ये है कि जब तक आप जीवित हैं तब तक आप एक छात्र ही बने रहें, स्टूडेंट ही बने रहें तो अच्छा है। आपको शिक्षक बनने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि शिक्षक जो होता है वो आपको मार्गदर्शन देने का कार्य करता है, ठीक है। और एक शिक्षक भी एक स्टूडेंट ही होता है, ठीक है। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में, क्योंकि पॉलिटी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे जो यूकेपीएससी के सिलेबस है, ठीक है। यूकेपीएससी के सिलेबस में सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर के पॉलिटी के सिलेबस की। आपके जो सिलेबस है इसमें सबसे पहले हम प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रीलिम्स का सिलेबस क्या क्या दिया गया है, ठीक है जी। प्रीलिम्स का, ठीक है जी। प्रीलिम्स के सिलेबस में जो आपकी राज्य व्यवस्था के बारे में बात की गई है वो किस तरीके की व्यवस्था है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की। उसमें सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली दी गई है, गठबंधन की राजनीति दी गई है, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नक्सलवाद, ठीक है जी। ये सभी टॉपिक, हालांकि ये सभी टॉपिक आपके मेंस एग्जाम में भी हैं, ठीक है। लेकिन जब आप पूरे बैच को पढ़ते हैं, ठीक है, पूरे एक सिलेबस को कवर करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि हम करा रहे हैं, हम प्री प्लस मेंस का एक कॉम्बो पैक लेके आए हैं, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस के सभी मेंस आंसर राइटिंग प्लस प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज फॉर्म में जो चीजें आपको दी जाएंगी उन सभी के एक प्रारूप तैयार किया गया है यूकेपीएससी फाउंडेशन बैच में, ठीक है। तो मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा और उसके अलावा हिस्ट्री। उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक ढांचा जो है उनके लिए जो कमीशंस बनाए गए हैं आर्टिकल 338 में, 338A में, 340 में, ठीक है, उन सभी संस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे। लैंगिक राजनीति की बात करेंगे जिसमें समानता, आरक्षण, सशक्तिकरण, जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, कल्याणकारी योजनाएं जो आपके संविधान के आर्टिकल 37 में दिए गए हैं, आरक्षण की बात करते हैं, आर्टिकल 16 में ये बात कही गई है। भारत में चुनावी सुधार की बात करते हैं, चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन की हम बात करते हैं उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है, उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। संस्थाएं कौन कौन सी हैं, परमाणु नीति क्या है, एकीकरण क्या है। क्योंकि जब आप मेंस का सिलेबस देखेंगे तो मेंस के सिलेबस में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। पर्यावरणीय चिंता, आर्थिक वित्तीय सुधार, उदारीकरण, 1991 में प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वो कैसे कैसे चीजों को लागू किया गया है, एलपीजी की नीति को। उसके अलावा भारत में संस्थागत सुधार जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पब्लिक प्राइवेट मॉडल के बारे में बात करेंगे। देश की राजनीति प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी कैसे होगी, क्योंकि जब हम राज्य की बात करते हैं, राज्य की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो वो ये कहता है कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होना चाहिए। और जब हम जनता के द्वारा शासन की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष भागीदारी जनता की किसी राजनीति में सरकार के पर्सपेक्टिव से नीति निर्माण में कैसे हो सकती है, उनके लिए कौन कौन सी नीतियां सरकार लेकर आती है, कौन कौन सी सुझाव वो मांगती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। नागरिक समाज के बारे में बात करेंगे। लोकपाल, लोकायुक्त, आपको इस संस्था के बारे में पता होगा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ही सरकार ने केंद्र के स्तर पर लोकपाल और राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की है। जब हम पॉलिटी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो उसमें बात करते हैं यूएन की, अंतर्राष्ट्रीय जो सर्वोच्च संघ है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात करते हैं, चाहे उसमें WHO हो, ठीक है, ILO हो, ठीक है, और साथ ही साथ चाहे वो उसमें वर्ल्ड बैंक हो, ठीक है, उन सभी के बात करते हैं, ठीक है। वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय चिंताएं जो हैं, जो पर्यावरणीय संस्थाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे।
सार्क के बारे में बात करेंगे। ये रीजनल जितने भी क्षेत्रीय समूह हैं, रीजनल ग्रुप्स जो हैं, जैसे सार्क है, आसियान है, साप्टा है, ठीक है। इसके अलावा भी आरसीईपी है, रीजनल कॉर्पोरेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, पार्टनरशिप, वो सभी हैं। ब्रिक्स है, इनके बारे में बात करेंगे। और सरकार जो भारत है वो कैसी कैसी नीति अपनाता है निशस्त्रीकरण पर, गस्तीकरण पर, मानवाधिकारों पर और वैश्वीकरण पर, उन सभी पहलुओं पर हम बात करते हैं, ठीक है। आपके मेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, ये जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब पॉलिटी का जो सिलेबस है वहां पर मेंस में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। प्रीलिम्स में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं भारत के संविधान से। भारत के संविधान में सबसे पहले हम भारत के संवैधानिक विकास की बात करते हैं। संविधान सभा जो बनी थी संविधान के निर्माण के लिए, संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक को हम पूरी चीज़ों को कवर करते हैं, जिसमें कंपनी के शासन के बाद जो क्राउन का शासन आता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिर हम प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं कि प्रस्तावना को भारत जो संविधान है उसका अंग है या नहीं है, उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं और भविष्य में उनसे क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं, ठीक है। संविधान के मूलभूत विशेषताओं की बात करते हैं। मूलभूत विशेषताओं का मतलब है कि उसमें संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, अनुसूची में आपके लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, उन सभी के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। और साथ ही बात करेंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, ठीक है, जो आपके संविधान के पार्ट जो 3 हैं उसमें मौलिक अधिकारों को दिया गया है। डीपीएसपी में आपकी जब हम बात करते हैं तो डीपीएसपी जो दिए गए हैं आपके भाग 4 में है, 4A में जब आप बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए जी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भाग 4 में आपके दिए गए हैं, ठीक है। 36 से लेके 51 तक यहाँ पर दिए गए हैं। ये सारा सिलेबस है जो आपको पढ़ना है, ठीक है जी, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए और मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। मेंस एग्जाम में आपको जो सिलेबस है वो मैं आपको पूरी तरीके से दिखाऊंगा कि आपको जो आयोग है उसने कौन सा सिलेबस दिया हुआ है। संशोधन जो हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। संघीय और संसदीय शासन प्रणाली, जब हम शासन व्यवस्था की बात करते हैं भारत में तो हम अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे अध्यक्ष शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, उनको अलग से क्लासिफाई करके पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें पता लग जाए कि अध्यक्ष शासन व्यवस्था में किस तरीके के कानून होते हैं और संसदीय शासन व्यवस्था में कैसे कानून होते हैं, ठीक है। संसदीय समितियों की बात करते हैं जिसमें लोक लेखा समिति की बात करते हैं, अनुमानन एस्टिमेट कमेटी की बात करते हैं, संयुक्त संसदीय समिति की बात करते हैं, संवैधानिक निकाय, चुनाव आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और कानून की व्याख्या करने वाली संस्था है न्यायपालिका, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और उसके अलावा अधीनस्थ न्यायालयों की भी हम बात करते हैं, ठीक है। इससे संबंधित पहलुओं की बात करेंगे। बात करेंगे भारतीय राजनीति की। भारतीय राजनीति का मतलब है यहाँ पर कार्यपालिका के संदर्भ में बात की जा रही है कि कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री, इन सभी के बारे में बात करते हैं। फिर बात करते हैं राज्य के स्तर पर, ये सब बात है केंद्र के स्तर में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिवालय। भारत में जब हम संघ के स्तर पर बात करते हैं तो संसद की बात करेंगे, राज्य के स्तर पर बात करेंगे तो विधानमंडलों की बात करेंगे, ठीक है। चुनावी तंत्र की बात करेंगे, जब हम इलेक्शन कमीशन पढ़ते हैं तो वहीं पर ही से पूरे टॉपिक को कवर कर लिया जाता है, ठीक है, कि कौन कौन सी समितियां आई हैं, उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए हैं, क्या क्या रिफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। जब हम वन इलेक्शन वन कमीशन की बात करते हैं तो वो क्या चीज़ें हैं एक्चुअल में, ठीक है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। राजनीतिक दलों की बात करते हैं, दबाव समूह की बात करते हैं कि वर्तमान में कौन कौन से राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय दल कौन कौन से होते हैं, क्षेत्रीय दल कौन से होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, वो कैसे कैसे आपके चुनाव में इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। राजनीतिज्ञों के बारे में, सरकारी कर्मचारियों के बीच जो संबंध है उनके बारे में बात करेंगे, राजनीतिक संस्कृति के विकास के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो संस्थाएं राजनीतिक समाजीकरण की संस्थाएं हैं उन पर बात करेंगे। भारत में प्रशासनिक व्यवस्था का विकास कैसे हुआ है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था कहते हैं, उसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करेंगे, जिसमें हम 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम की भी बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि फजल अली आयोग की अध्यक्षता में 1953 में जो आयोग बनाया गया था उन्हीं के सुझाव को अभी तक हम मानते हुए आए हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश और अन्य जो निर्दिष्ट राज्य हैं, क्षेत्रों का प्रशासन है, उनके बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिनको विशेष सुविधाएं दी गई हैं। जैसे पहाड़ी राज्यों की हम बात करते हैं तो वहाँ पर 90-10 का कॉन्सेप्ट चलता है कि 90% जो फंडिंग है वो केंद्र द्वारा की जाती है और 10% की जो फंडिंग है वो सरकार जो वहाँ के राज्य है उसके द्वारा की जाती है। प्रशासनिक सुधारों की बात करेंगे, जिला प्रशासन अन्य संबंधित, और साथ ही साथ हम जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है पंचायती राज। जब आप राज्य के स्तर पर बात करते हैं
राज्यों के स्तर पर और राज्यों में भी क्षेत्रीय स्तरों पर बात करते हैं, स्थानीय निकायों की बात करते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि 73वां 74वां संविधान संशोधन जो ग्राम पंचायत और नगर निकाय से संबंधित है, इनका विकास कैसे हुआ है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। शक्तियों का हस्तांतरण कैसे हो सकता है, नगर निगम, नगर परिषद, ये सभी नगर निकायों के पार्ट हैं, ठीक है। पंचायती समितियां, जिला संबंधित समितियां और अन्य संबंधित पहलुओं पर हम प्रीलिम्स में जो प्री प्लस मेंस हम जो बैच स्टार्ट किया है उस पर सभी का ये हमारा वो सिलेबस है जिस पर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए आगे बढ़ते हैं और मेंस के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको जो सार्वजनिक नीति है, जैसे हम गवर्नेंस की बात करते हैं, गवर्नेंस आपको पढ़ाई जाती है, भ्रष्टाचार निवारण और लोकपाल और लोकायुक्त की बात करते हैं, सूचना का अधिकार क्या है, शिक्षा का अधिकार क्या है, सेवाओं का अधिकार क्या है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसी में अधिकारों संबंध जिसमें मौलिक अधिकार है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, अल्पसंख्यक है, महिला हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, व्यक्तियों संबंधी विभिन्न अधिकार क्या होंगे, उनके संरक्षण संबंधी अधिकार क्या होंगे, उन सभी पर बात करते हैं। आपके जब हम सिलेबस को देखते हैं, प्रीलिम्स के सिलेबस को, तो वहां पर एक बात कही गई है कि 150 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा जीएस का, जिसमें से 1/3 जो होगा वो आपका उत्तराखंड से बेस होगा। इसका मतलब ये है कि अगर टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें से 1/3 का मतलब है 150 क्वेश्चन है तो 150 का 1/3 जो होगा 50 क्वेश्चन आएंगे आपके उत्तराखंड से। तो जब हम पॉलिटी को पढ़ रहे होंगे तो पॉलिटी के ही समकक्ष आपको उत्तराखंड की पॉलिटी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जरूरत नहीं है कि उसने पूरा सिलेबस वो जीएस से ही कवर करे, कुछ क्वेश्चंस वो हो सकता है उत्तराखंड के संदर्भ में भी आपसे पॉलिटी में पूछ लेगा, ठीक है, चाहे वो राज्यपाल से संबंधित हो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संबंधित हो, ठीक है, उन सभी चीजों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है कि उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें शासन के बारे में राज्यपाल, विधानसभा, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्र राज्य संबंध, लोक सेवा, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इन सभी जो सिलेबस आपका राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते हैं, पंचायती राज में देखते हैं, उसी सिलेबस को पूरा इंक्लूड करके आपको उत्तराखंड में दे दिया गया है, ठीक है। तो आप उत्तराखंड के सिलेबस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सिलेबस जो है आपके, क्योंकि आपको पता होगा कि जो पेपर है, जब हम मेंस एग्जाम की बात करते हैं तो टोटल 8 पेपर होते हैं। कितने होते हैं मेंस में? टोटल 8 पेपर आते हैं मेंस में, 8 पेपर होते हैं, जिसमें से जीएस के 6 पेपर हैं। जीएस के कितने हैं? 6 पेपर। एक पेपर होता है एसए का, ठीक है जी, और एक पेपर होता है लैंग्वेज का, ठीक है जी। तो एक ये होगा, 150 के ये हो गए हैं और ये हो गए हैं 200 के। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 200 का है, ये 1200 नंबर हो गए हैं, ये 150 मतलब 300। तो टोटल मेंस जो है आपका 1500 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 1500 मार्क्स का। तो जीएस पेपर सेकंड, ये जो आपको दिखाया गया है, ये जीएस पेपर सेकंड है एक्चुअल में। तो जीएस पेपर सेकंड में शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दिया गया है। प्रत्येक मेंस एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चनों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? टोटल क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन आएंगे। इनको बांटा गया है 3 भाग में, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। ए सेक्शन में आएंगे 5 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो 20 नंबर के होंगे। बी सेक्शन में 8 क्वेश्चन आएंगे, जो 10 क्वेश्चन आएंगे, और 10 क्वेश्चन जो हैं प्रत्येक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। तो 10 क्वेश्चन 8 नंबर के मतलब 80 नंबर के। और तीसरा सेक्शन जो है उसमें भी 10 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, तो ये 100 नंबर का होगा, ठीक है। तो 20, 80, 100, तो इसका मतलब ये हो गए हैं 200। लेकिन इसमें जो समझने वाली बात ये है कि ये जो पहला सेक्शन है, इसमें जो आंसर है आपको 50 शब्द में लिखना है। कितने शब्द में लिखना है? 50 शब्द में। बी सेक्शन जो है उसमें आपको 100 शब्दों में आंसर लिखना है, और जो सी सेक्शन है उसमें 150 शब्दों में आपको आंसर को लिखना है। तो यहां पर 3 सेक्शन डिवाइड किए गए हैं, 3 सेक्शनों में ए, बी, सी, और इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला जो आपको सिलेबस दिया गया है उसमें जो जीएस पेपर 2 है उसमें शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दिया गया। 3 घंटे का पेपर होता है, 25 क्वेश्चन है, उन सभी को डिवाइड करना है। लास्ट टाइम क्वेश्चन जब 2024-25 का जो पेपर हुआ है उसमें सीधा सीधा पूछ लिया गया था कि भारतीय संविधान
कि जो मूलभूत ढांचा है उससे संबंधित क्वेश्चन आया था। ठीक है जी। तो जैसे आप ये सिलेबस पढ़ते हैं, क्योंकि हम जो सिलेबस कराते हैं वो प्री प्लस मेंस का मिक्स कराते हैं, ताकि आपको कहीं पर भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब भी आप कोई मेंस लिखते हैं तो उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को केवल पैसिव फॉर्मेट में लिख देंगे और उसमें कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं डालेंगे संविधान की, तो सामने वाला जो क्वेश्चन चेक करता है तो उसको ये लगता है कि इसने सुनी सुनाई बातें लिख दी हैं और उसमें कोई इसने तथ्य पेश नहीं किया है, क्योंकि बिना तथ्यों के कोई कही गई बात क्या कहते हैं, बेबुनियाद सी लगती है। ठीक है। तो इसीलिए जब आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं तो वहां पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, ये ऐतिहासिक आधार वही है जिसको हम संवैधानिक विकास क्रम बोल रहे हैं। ठीक है। उसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई हैं, उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। कैसे विकास हुआ है, विशेषताएं क्या है भारतीय संविधान के, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना, इन सभी के बारे में बात करते हैं। उत्तरदायित्व, संघीय ढांचा, ये सभी चीजें दी गई हैं। सारा सिलेबस जो है पीछे वाला ही सिलेबस है, क्योंकि उसी में सारी चीजों को बताया गया। लेकिन फिर भी हम जब सिलेबस को पढ़ते हैं तो मेंस के सिलेबस को साथ में रखते हैं, ताकि कोई भी चीज इसमें छूटने ना पाए। क्योंकि यहां से डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन जो आया हुआ है वो बताइए, शक्ति का पृथक्करण क्या है। जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार के 3 स्तंभ कहे जाते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर काम करेंगे या अलग अलग काम करेंगे, उस पर चर्चा की जाती है। ठीक है। जैसे शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो मोंटेस्क्यू साहब ने दिया था। ठीक है। जिसमें कार्यपालिका अलग से कार्य करती है, विधायिका अलग और न्यायपालिका जो तीनों संस्थाएं हैं वो अलग तरीके से कार्य करती हैं। लेकिन भारतीय जैसी संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे के बहुत नजदीक दिखाई देती हैं, लेकिन न्यायपालिका से अलग दिखाई देती हैं। ठीक है। तो भारतीय संवैधानिक योजनाएं कौन कौन सी हैं, देशों के साथ तुलना करना है। संसद और राज्य विधायिका की बात करते हैं, संरचना की बात करेंगे, कार्य की बात करेंगे, संचालन, शक्तियां, संसद को क्या क्या विशेषाधिकार हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना, संगठन, मंत्रालय। ठीक है। उन सभी में विभिन्न संवैधानिक पदों की बात करेंगे, प्रभाव समूह की बात करेंगे। ठीक है। ये सभी मेंस का सिलेबस है। ठीक है। हमारा प्रयास ये रहता है कि सिंपल लैंग्वेज में आप कैसे चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, जैसे संवैधानिक प्रस्तावना की ही बात कर लें, अगर प्रस्तावना के बारे में आपको बेसिक टर्म्स याद हैं, बेसिक टर्मोलॉजी याद है और आपको पता है कि कौन कौन से संशोधन हुए हैं, तो उसके आधार पर आप चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर संवैधानिक जो सांविधिक संस्थाएं हैं, विनियामक संस्थाएं हैं, अर्धन्यायिक संस्थाएं हैं, उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। सरकारी नीतियां कौन कौन सी है उन पर बात करते हैं। जनसंख्या के अति संवेदन वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव विकास, गरीबी, भुखमरी, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका, भारत और इसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध, ये सब आईआर का पार्ट है। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, हम ये अभी सिलेबस में बात की थी। और परिदृश्य, विकसित और विकासशील देशों के साथ जो नीतियां हैं वो कैसे हम अपनाते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है जी। ये जो था ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है ये मेंस का सिलेबस है। ठीक है। तो हमने जो अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है, मैं आपको बता दूं कि ये फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो रहा है 15 जून को। कब हो रहा है? 15 जून को। तारीख याद रखिएगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं 15 जून से पहले पहले। ठीक है। किन किन परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन कोर्स? जो आपकी परीक्षाएं हैं, पहला है उत्तराखंड अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, उत्तराखंड आरओ एआरओ, क्योंकि उसमें जिस एग्जाम में पार्ट्स आएंगे मैंने आपको सब्जेक्ट भी बताए हैं, अधिशासी अधिकारी, उत्तराखंड एसआई, यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्जामों के लिए। यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्जामों के लिए अगर आप मेंस के पार्ट को छोड़ दें तो वो जो सिलेबस आपको बचता है वो आपका ट्रिपल एससी के एग्जाम में कवर हो जाता है। ठीक है जी। उत्तराखंड हम आपको पूरा कराएंगे। ठीक है। हिंदी, सामान्य अध्ययन में भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर, और सी सेट के पार्ट में मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव का पार्ट जो है वो सभी अलग अलग टीचरों द्वारा कवर कराया जाएगा। स्पेशलिस्ट टीचर हैं सभी। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो टीचर हैं वो प्री, मेंस और इंटरव्यू फेस टीचर हैं। अभी हाल फिलहाल में ही एक टीचर का उत्तराखंड 2024 का जो पीसीएस का रिजल्ट आया है उसमें सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है जी। तो वो भी टीचर हमारे से जुड़े हुए हैं, पीएचडी नेट क्वालिफाइड टीचर हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड टीचर हैं। ठीक है जी। सब्जेक्ट वाइज टीचर में आपको मिलेंगे, रेगुलर 3 टीचर आपको क्लास पढ़ाएंगे, लगभग 4 से 5 घंटे की आपको रेगुलर पर डे क्लास होगी। ठीक है। क्योंकि फाउंडेशन कोर्स है तो हमारा टारगेट ये है कि ये जो पूरा कोर्स है ये 1 साल में इसको कवर कराया जाए।
1 ईयर में। और 1 ईयर में अगर किसी सिलेबस को कवर कराना है तो उसमें आपको कक्षाओं की जो संख्या है वो बढ़ानी पड़ती है, टाइमिंग बढ़ानी पड़ती है, ठीक है जी। तो यहां पर आपको पर डे जीएस की 2 क्लासें दी जाएंगी, सीसेट की क्लास चलेंगी, एमसीक्यू जो है पर डे आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, उसमें प्री और मेंस की दोनों की आंसर राइटिंग आपको कराए, प्री की जो है विद डिटेल एनालिसिस आपको कराया जाएगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन अगर आता है तो वो आपको छूटने ना पाए। इसी तरीके से मेंस की आंसर राइटिंग होगी, हिंदी की क्लास चलेंगी आपकी, और आपकी उत्तराखंड की क्लासेस चलेंगी, प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाएंगे, वीकली टेस्ट होंगे आपके, मंथली टेस्ट भी होंगे आपके, और फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज प्री और मेंस के पीवाई की प्रैक्टिस कराई जाएंगी, और जो है उसके अलावा करंट अफेयर्स की आपको वीकली क्लासेस जाएंगी। क्लासरूम की फैसिलिटी मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास जो क्लासरूम है वो डिजिटल बोर्ड द्वारा ही संचालित सारे बोर्ड क्लासेस रूम है। क्लासरूम वेल फर्निश्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, आरओ है, और गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट वॉशरूम है। उसके अलावा गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट लाइब्रेरी भी की सुविधा भी हमारे पास है, ठीक है। ये सारी वो सुविधाएं हैं जो हम आपको फाउंडेशन कोर्स में दे रहे हैं। अगर आप चाहें, अगर आप इच्छुक हैं तो आप इस एड्रेस पर आ सकते हैं, ठीक है। हानु ग्लोबल स्टडीज नियर होली क्रॉस स्कूल, जैसे ही आप इसको एड्रेस डालेंगे तो ये आप जो देख रहे हैं, जैसे आप हरिद्वार की ओर से आए, हरिद्वार की ओर से जब आप आएंगे तो यहां पर आपको जो ये एड्रेस दिख रहा है, ये जो इसको हम जो बाला वाली तिराहा बोलते हैं, बाला वाली तिराहा से जैसे आप होली क्रॉस स्कूल के पास आएंगे तो होली क्रॉस स्कूल के बिल्कुल जस्ट लेफ्ट साइड में आपको हमारा इंस्टीट्यूट दिख जाएगा। वहां पर आपको बहुत बड़े बड़े होर्डिंग जो हैं वो लगे हुए मिल जाएंगे, यहीं पर है बिल्कुल जस्ट, ठीक है। इसलिए हमने आपको लोकेशन दिया है, ठीक है। ये आपको बस बाला वाली तिराहा याद रखना है। अगर तिराहा है तो गोवर्धनपुर की ओर जो रोड जा रहा है वहां पर आप आकर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने अपने कांटेक्ट नंबर दिए हैं, ठीक है। ये 8923317929, 8273393468, ठीक है। ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आप कोई भी मैसेज छोड़ दीजिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो मैं गौरव सिंह आपके साथ जुड़ा रहूंगा इसी तरीके से, और मैं आपको पॉलिटी की, आपको लग रहा होगा कि कैसे कि टीचर्स कैसे कैसे पढ़ाते हैं, तो हम आपको पॉलिटी की ही एक डेमो क्लास भी अवेलेबल कराएंगे, 1 या 2 जितनी भी हो सकती हैं हमारे से, जितना भी हम सक्षम रहेंगे यूट्यूब पर डालने के लिए हम आपको अवेलेबल कराएंगे। हम उसमें आपको बेसिक चीज़ें पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि आपको किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है और किस तरीके से चीज़ों को समझना है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।